हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप चार्ट जो अभी देख रहे हो वो देख रहे हो सीडीएसएल का। सीडीएसएल की यहाँ पे बात करना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि एक अच्छी कंपनी है यहाँ पे। राइट अभी ये मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग एडवाइस नहीं होगी क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। राइट, तो हम यहाँ पे सिर्फ इसकी बात करेंगे कि रिजल्ट्स कैसा है और सीडीएसएल के साथ हो क्या रहा है। मतलब ये स्टॉक अगर अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप यहाँ पे देखोगे सेकेंड, अगर आप अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये करीब करीब 20% यहाँ पे नीचे। और ये जब इस वाले फॉल के बाद जब ये यहाँ पे नीचे आया था, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ जहाँ पे ये गिरना यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये करीब 21% यहाँ पे नीचे आया था। और ये करीब यहाँ पे आप मान के चलो ये 5-6 महीने से एक ही रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो पूरी इसकी बात करेंगे कि चार्ट पे क्या दिख रहा है हमें, फंडामेंटली कंपनी यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, सब कुछ यहाँ पे बात करेंगे। पहले अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट पे अगर हम लोग बात कर ले तो सो अगेन मैंने आपको बताया कि स्टॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है इस छोटी सी रेंज में। अगर आप बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये रेंज अगर होगी, वेट ए सेकेंड, ये रेंज अगर आप देखोगे तो ये रेंज है सिर्फ 15-16% के आसपास की रेंज है। अगर आप इस वाले लो को अगर आप काउंट भी ना करो और अगर आप यहाँ पे भी अगर आप काउंट करोगे तो ये 10-11% के आसपास की रेंज यहाँ पे निकल के आती है। बट ये ब्रेकआउट दे क्यों ना रहा है, ठीक है। अभी ये सवाल आप लोगों को शायद इसलिए कर रहा होगा या फिर आपने इस वीडियो पे क्लिक इसलिए किया होगा कि आपको वो एक जवाब मिल पाए या फिर ऐसा कुछ मिल पाए कि ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देगा एंड ऑल टाइम हाई वगैरह जाएगा। हम इसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। बट अगर आप बहुत ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे, जिस भी लोगों ने यहाँ पे खरीदा था वो मतलब ट्रैप हो गए, ठीक है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे किया था क्योंकि मार्केट ही पिछले साल यहाँ पे उसमें करेक्शन आना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था और यहाँ तक सीडीएसएल आया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड रैली दी, ठीक है। अपसाइड रैली के बाद लोगों ने यहाँ पे खरीदा था, ठीक है। यहाँ पे अगर कहीं पे अगर आपने खरीदा है और आप इसमें अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यार पैसा यहाँ पे फंस गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जो अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं या फिर ऑल टाइम हाई का उन्होंने मतलब ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है क्योंकि मार्केट अभी पिछले कुछ 15-20 दिन से यहाँ पे अच्छा मतलब अच्छी रिकवरी मार्केट ने यहाँ पे की है। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप फंसे होंगे कहीं पे, ठीक है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा मतलब आपका पेशेंस यहाँ पे टेस्ट कर रहा होगा। तो अगर ये स्टॉक जब यहाँ से नीचे आया था, ठीक है, इसने अपना एक लो हिट किया था। और लो हिट क्या मतलब, इसने अपने 200 पीरियड के मूविंग एवरेज को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था, राइट। जब ये स्टॉक गैप डाउन हुआ यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है, जब ये नीचे आया, ठीक है, इसने अपने 200 पीरियड के मूविंग एवरेज को यहाँ पे टेस्ट किया एंड देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। अपने 200 डे का मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट किया बट फिर से नीचे आया एंड देन उसके बाद फाइनली इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, फिर नीचे आया और फिर अपने वापस अपने मीन को टेस्ट करने के लिए, मतलब 200 पीरियड के मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए ये स्टॉक यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आया, ठीक है, ऊपर गया, देन अगेन वहाँ पे आया, ठीक है, टेस्ट किया, अगेन ऊपर गया और फिर से अभी 2 या 3 दिन पहले 7 नवंबर को यहाँ पे फिर से अपने 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अभी ये दर्शाता क्या है, एज टेक्निकल एनालिस्ट अगर आप यहाँ पे सोचोगे, ठीक है, एक दर्शाता है कि यहाँ पे लोगों की डिमांड होगी, ठीक है। जब ये अपने 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास आता है तब लोगों को शायद ही लगता है कि ये अपने अच्छे वैल्यूएशन पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बट ये जो रेजिस्टेंस है अभी, ठीक है, प्राइस यहाँ पे एक ऊपर गया था, देन वहाँ पे नीचे आया, ठीक है, ये जो उसका रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया। स्टॉक फिर से यहाँ पे ऊपर गया और फिर से यहाँ पे कहीं पे नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया और फाइनली अपने सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन किया, ऊपर जाने लगा। बट क्योंकि यहाँ पे गैप यहाँ पे था, ठीक है, मैंने गैप क्या होता है मैंने अपने वीकेंड टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया, ठीक है। यहाँ पे गैप से ही इसने अपना रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, अगेन वहीं से अपना रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ठीक है। और फिर से अपने ये रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे अच्छा खासा ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अभी अगर और 2 या 3 वीक या फिर 2 या 3 मान लो अगर ये 8-10 दिन अगर और अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेट करता है इस छोटी से रेंज में, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है टेक्निकली एटलीस्ट, ठीक है। अभी फंडामेंटली क्या हो रहा है कंपनी में आप देखो एक बार। ये तो थी हमारे टेक्निकल एक्सपेक्ट, हमने यहाँ पे देख लिया इस पर्टिकुलर स्टॉक का। अभी फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पे डेट फ्री है कम्प्लीटली। अगर आप कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो सिर्फ 2 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्ज है और बोरोइंग इनके करीब 1500 करोड़ के आसपास की, ठीक है। बट अभी अगर आप कंपनी के अगर आप सितंबर क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट देखोगे जो 2 या 3 दिन पहले यहाँ पे आए हैं,
और उसको अगर आप कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब आपको सितंबर के साथ आपको पिछले साल के सितंबर को आपको कंपेयर करना होता है। जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करते हैं तो हम सितंबर के क्वार्टर को हम जून के क्वार्टर के साथ यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। तो जब आप ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करोगे तो पिछले साल सितंबर 2024 के क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 322 करोड़ के आसपास का, और कंपनी का सितंबर 2025 का रेवेन्यू था 319 करोड़ के आसपास का, मतलब यहाँ पे करीब करीब 3-4 करोड़ की यहाँ पे गिरावट आई है रेवेन्यू में, ठीक है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अगर आप देखोगे, जिसको कि एबिडा भी बोला जाता है, तो एबिडा जो था सितंबर 2024 में वो 62% था, यहाँ पे 55% है, मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन भी यहाँ पे कंपनी का बहुत कम यहाँ पे हो चुका है। प्रॉफिट अगर आप बात करोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ पे 162 सीआर का प्रॉफिट था और यहाँ पे 140 सीआर का यहाँ पे प्रॉफिट है, राइट। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको शायद पता चलेगा कि स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर क्यों रहा है। अगर आप इस साल के मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर के अगर आपने रिजल्ट्स अगर आप देखे होंगे आपने कंपनी के, तो आपको दिखेगा कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी अच्छा खासा मार्जिन है, और अपने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने रिकॉर्ड किया था, और मतलब ईपीएस में भी एक बहुत अच्छी यहाँ पे जंप आई थी, ठीक है। बैलेंस शीट भी अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट एज सच मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है यहाँ पे कंपनी की, अगर आप एसेट्स वगैरह देखोगे, राइट। इन्वेस्टमेंट भी अगर आप देखोगे तो कंपनी के यहाँ पे बढ़े सितंबर के क्वार्टर्स में। बट मैं जो एक पैरामीटर देखना पसंद करता हूँ, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जब आप सोचते हो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर आप कंसिडर भी करते हो, तो एक मेट्रिक आपके दिमाग में होना चाहिए, वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न का, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हर एक क्वार्टर में यहाँ पे चेंज होते हैं। अगर आप स्क्रीनर.इन पे अगर आप देखोगे तो आप ईयरली और क्वार्टरली यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप यहाँ पे देख सकते हो। शेयर होल्डिंग के पैटर्न्स में अगर आप सितंबर 2025 को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 15% के प्रोमोटर्स के शेयर्स थे, 15% प्रोमोटर के शेयर आज भी कंपनी के पास है। एफएस जहाँ पे 13.77% का मतलब करीब करीब 14% के आसपास के शेयर्स एफएस के पास थे, वो कम करके उन्होंने यहाँ पे 12% पे यहाँ पे लेके आए, मतलब करीब करीब 1-1.25% के आसपास उन्होंने यहाँ पे बेचे हैं कंपनी के शेयर्स। अगर आप उनका हाईएस्ट शेयर होल्डिंग परसेंटेज अगर आप देखोगे तो वो दिसंबर के क्वार्टर्स में था, जो कि 17.15%, और जो यहाँ पे दिसंबर 2024 में कंपनी यहाँ पे गिरना शुरू हो गई थी, अगर आपने ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है, यहाँ से जब कंपनी गिरना यहाँ पे शुरू हो गई थी दिसंबर 2024 में, ठीक है। तो आप देखोगे तो उन्होंने दिसंबर के क्वार्टर्स में दिसंबर से लेके जनवरी मार्च तक उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे अपने स्टेक कम किया था, मतलब 17.15% से वो 11.34% के आसपास यहाँ पे आए थे। फिर जून के क्वार्टर में उन्होंने स्टेक बढ़ाया एंड देन सितंबर के क्वार्टर में फिर से उन्होंने यहाँ पे अपना स्टेक कम किया करीब करीब 1-1.5% के आसपास। अगर आप डीआईएस के देखोगे, हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, अगर आप उनका स्टेक अगर आप देखोगे तो उनका हाईएस्ट स्टेक था जून 2024 में, फिर सितंबर 2024 में उन्होंने 21% के आसपास लेके आए, और फिर दिसंबर में फिर वो 19% के पास लेके, एंड देन मार्च जून और सितंबर में उन्होंने अपना सीधे सीधे आप मान के चलो यहाँ पे करीब 6-7% के आसपास यहाँ पे उन्होंने अपना स्टेक बेचा है। और ये स्टेक खरीदा किसने पता है? एफआईएस से या फिर डीआईएस से? ये खरीदा है रिटेल इन्वेस्टर्स ने, मतलब आप जैसे और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे उनसे स्टेक खरीदा है। देखो ये जो साइन होता है, ठीक है, मतलब पैसा बड़े लोगों के हाथ में से निकल के छोटे लोगों के हाथ में आ रहा है, ये एक अच्छा साइन नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए। अगर आप बहुत ध्यान से अगर आपने इस चीज़ को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो अगर आप किसी भी कंपनी को अगर आप देखोगे कि वो मल्टी बैगर बनती है, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एफआईएस का स्टेक बढ़ता है और पब्लिक का स्टेक कम होता है, मतलब वो पब्लिक के पास से शेयर्स खरीदते हैं और अपने पास यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे उल्टा हुआ है, यहाँ पे बड़े लोगों ने शेयर्स बेचे हैं और छोटे लोग मतलब रिटेलर्स को उन्होंने वो शेयर्स बेचे हैं, और रिटेलर्स के पैसे अभी मतलब उनके पास है, ठीक है। उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, लॉस बुक किया, जो भी है, बट यहाँ पे करीब 50% का स्टेक था, अभी वो 59% मतलब 60% के आसपास यहाँ पे है, मतलब करीब इनका 7% और इनका 3%, करीब 10% स्टेक यहाँ पे रिटेलर्स ने एक्वायर किया है पिछले 1 साल में, राइट। और अगर आप कंपनी के अगर आप कॉन कॉल्स अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, अभी करीब 12-13 पेजेस का यहाँ पर डॉक्यूमेंट होता है। मैंने इसको समराइज करने के लिए इसको चैट जीपीटी को दिया था, और मैंने चैट जीपीटी को इस वाले पॉइंट पे एनालिसिस करने को बोला था, ठीक है, उस 12-13 पेजेस के डॉक्यूमेंट को। तो चैट जीपीटी ने मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे बताया कि कंपनी का क्या रहा है, ठीक है। रेवेन्यू जो था
341 सीआर का, ठीक है, वो सितंबर के क्वार्टर में था। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मतलब सितंबर 2025 से लेके जब आप सितंबर 2024 को कंपेयर करते हो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% की यहाँ पे गिरावट आई है। नेट प्रॉफिट में करीब 13% की यहाँ पे गिरावट आई है, ठीक है। अगर आप इनका स्टैंड अलोन अगर आप रिजल्ट अगर आप देखोगे तो उसमें करीब 11% की गिरावट आई है रेवेन्यू में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मतलब नेट प्रॉफिट में 25% की यहाँ पे गिरावट आई है, ठीक है। उन्होंने रीज़न यहाँ पे बताया है कि रीज़न डिक्लाइन का क्यों है, क्योंकि जो डिविडेंड मतलब आता था इनकी सब्सिडरीज से, या फिर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है और भी बहुत सारी कंपनीज में, वो आया है इनका 47 सीआर एंड 62 सीआर था सितंबर के क्वार्टर में लास्ट ईयर। वो अभी 47 सीआर ही यहाँ पे आया है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इनकी डीमैट अकाउंट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो करीब 20 करोड़ डीमैट अकाउंट अभी फिलहाल एक्टिव है। उसमें से 65 लाख डीमैट अकाउंट सीडीएसएल ने इस वाले क्वार्टर में यहाँ पे किए हैं, मतलब सितंबर के क्वार्टर में करीब इन्होंने 65 लाख अकाउंट यहाँ पे ओपन किए हैं, ठीक है। सीडीएसएल अकाउंट्स फॉर 16.5 सीआर, करीब 80% मार्केट शेयर इनके पास है, जो कि करीब यहाँ पे अच्छी बात है। अभी सबसे बड़ा डिक्लाइन कहाँ पे आया है सीडीएसएल के ओवरऑल रिजल्ट में या फिर रेवेन्यू में, आपको इस वाली पॉइंट को आपको देख के पता चलेगा, ठीक है। इनका जो सब्सिडी परफॉर्मेंस है, मतलब जो केवाईसी हम लोग करते हैं जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करने जाते हो, जब आप और भी कई आप चीज़ें करने जाते हो, जैसे आपको मीटिंग अटेंड अगर आपको करनी है, मान लो किसी कंपनी की एजीएम अटेंड करनी, तो उसके लिए जो भी होती है चीज़ें केवाईसी होती है, या फिर आपका टिपिन जो है वो आइडेंटिफिकेशन होता है, टिपिन के लिए हम फीस यहाँ पे पेड करते हैं, अगर आपको पता होगा तो वो रेवेन्यू जो था पिछले साल वो था 144 सीआर का, और इस साल अभी वो घट के 92 सीआर के आसपास आ चुका है, मतलब यहाँ पे 63% का यहाँ पे ड्रॉप हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर आप बात करोगे इस वाले बिजनेस में, जो कि सब्सिडरी है सीडीएसएल की, तो 66 सीआर का प्रॉफिट था लास्ट ईयर, और जो कि घट के मतलब 59% यहाँ पे गिरा है, और 27 के आसपास यहाँ पे आ चुका है, जो कि एक नोटेबल नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। और वो कंपटीशन फेस कर रहे हैं के फिनटेक लाइक कंपनी से और एनएसडीएल लाइक कंपनी से, क्योंकि एनएसडीएल भी अभी लिस्ट हो चुका है यहाँ पे। तो हम उसके रिजल्ट्स को भी यहाँ पे एक वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे। अगर आप इनके रेवेन्यू ड्राइवर्स अगर आप देखोगे बाकी के, तो ई वोटिंग एंड ई सी एस और जो इन्वेस्टमेंट इनकम है इनकी, तो वो वहाँ से इनका रेवेन्यू यहाँ पे आता है, ठीक है। अभी इनको एम्प्लॉय कॉस्ट और जो टेक इन्वेस्टमेंट में जो है वो अभी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत यहाँ पे बताई जा रही है। और अभी इन्वेस्टर के लिए गुड क्या है, क्योंकि कंपनी के पास मोनोपोली 80% शेयर है कंपनी के पास, ठीक है। प्रॉफिट मतलब अच्छा है कंपनी के पास। मार्केट कंपटीशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बट देर इज ओनली टू प्लेयर्स, एक सीडीएसएल है, दूसरा एनएसडीएल है। सो एनएसडीएल अगर थोड़ा सा मार्केट शेयर लेता भी है सीडीएसएल के पास, तो सीडीएसएल को अपने और रेवेन्यू के तरीके यहाँ पे खोजने की ज़रूरत होती है, राइट। आईपीओज एक्टिविटी जितनी बढ़ेगी वो सीडीएसएल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि उतने ही नए इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे। अगर आपको याद हो तो जब भी आईपीओ होता है उसकी बात होती है सोशल मीडिया वगैरह पे, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में है वो लेंसकार्ट ग्रो जैसे आईपीओ का जो एक हाइप बना हुआ होता है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पे सीडीएसएल को होता है, क्योंकि फिर ये डिपॉजिटरी फीस यहाँ पे अर्न वगैरह करते हैं उनसे, राइट। अभी बैलेंस शीट इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी बैड क्या है इन्वेस्टर के लिए, खराब चीज़ क्या है, अभी प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। अगेन इनका केवाईसी बिजनेस जो है केआरए बिजनेस, वो यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। और अगेन एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इन्फ्लेशन, और इनका मार्केट शेयर जो पीक 93% था वो अभी डाउन हो चुका है 82% के आसपास, मतलब करीब 11% इन्होंने अपना मार्केट शेयर यहाँ पे लूज कर दिया है। अभी डिपेंडेंसी किए हुए एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आप इस बारे में सोचो, ट्रेडिंग एक्टिविटी ड्रॉप्स, आईपीओ मार्केट स्लोज, म्यूचुअल फंड इनफ्लो स्लोज जब होते हैं तब इनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होती है। अभी ट्रेडिंग एक्टिविटीज ड्रॉप होती क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है हमारे मार्केट में, ठीक है। इक्विटी में अगर आप डील करते हो तो सीडीएसएल को अगर आपको पता है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट अगर आपने अपनी देखी है, या फिर आप अगर आपने जो अपने ब्रोकरेज के क्या कहते हैं उसे, जो पीडीएफ वगैरह आपका ब्रोकर आपको भेजता है कि आपकी ब्रोकरेज कितनी लगी, चार्जेस वगैरह कितने लगे, तो उसमें एक कॉलम होता है, उसमें एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपको डिपॉजिटरी फीस आपको देनी पड़ती है, जो कि होती है 16 या 17 रुपए के आसपास की, राइट। तो अगर लोग इक्विटी से हटके अगर आप वो एफएनओ में ट्रेड करेंगे, या फिर मान लो वो ट्रेड ही नहीं करेंगे क्योंकि उनको लॉस हो रहा है, मार्केट साइडवेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हो सकता है कि इसका एक ड्रॉबैक यहाँ पे सीडीएसएल फेस करे, क्योंकि एक तो मार्केट यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है, और दूसरा अगर टैक्सेशन यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म टैक्सेस बढ़ते हैं, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस अगर बढ़ते हैं, तो वो भी एक यहाँ पे हर्डल सीडीएसएल के लिए लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बन सकता है,
तो ये सारी बातें हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगेन इंडस्ट्री इज नाउ 20% ग्रोथ, 20 करोड़ प्लस डीमैट अकाउंट। CDSL ने यहाँ पे 65 लाख डीमैट अकाउंट ऐड किए सितंबर के क्वार्टर में। और अगर आप अगर आप इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सब सारी सब्सिडरीज है कंपनी की। और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंपनी के जो है कॉन कॉल्स में यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट में अगर आप रखना चाहते हो तो आप चैट जीपीटी को सारे सवाल आप पूछ सकते हो। तो ये सब बनता है। अगर आप लॉन्ग टर्म अगर आप व्यू देखोगे तो अगेन एक्सेलेंट कंपाउंडर। अगर आप लार्ज रनवे अगर आप देखोगे तो 40-50 करोड़ डीमैट अकाउंट यहाँ पे ओपन हो सकते हैं। तो एक एज है अगेन CDSL के पास अपने इन्वेस्टर को यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देने का। अगेन ये वीडियो कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र मेरी तरफ से नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था कि जो मुझे चार्ट पे दिख रहा है या फिर जो मैंने रिजल्ट में यहाँ पे नोटिस किया है, पहले जब मैंने कंपनी के रिजल्ट यहाँ पे देखे थे सिर्फ सितंबर क्वार्टर्स के, ठीक है, सितंबर क्वार्टर्स के जब मैंने यहाँ पे रिजल्ट देखे थे कंपनी के, मैंने पिछला क्वार्टर देखा था कि यार अच्छे रेवेन्यू है, क्योंकि कंपनी जून क्वार्टर में करीब 260 करोड़ का रेवेन्यू था और अभी 319 करोड़ का रेवेन्यू अगर आ गया तो अच्छा रेवेन्यू है। बट जब मैंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब मैंने कंपेयर किया, जब मैंने कॉन कॉल्स पढ़े कंपनी के, जब मैंने ओवरऑल स्टडी किया सारे रिजल्ट्स को, तब मुझे पता चला कि एक अच्छा खासा ड्रॉप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी में आ रहा है। एंड इसलिए इसीलिए शायद ये जो रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस कंपनी यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रही है, स्टॉक यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है बहुत टाइम तक। हो सकता है कि ये और 2-3 महीने यहाँ पे कंसोलिडेट करें, देन उसके बाद अगर एक अच्छे रिजल्ट आते हैं हमारे दिसंबर क्वार्टर्स के, तो हो सकता है कि हमें अच्छी खासी रैली इस वाले स्टॉक में यहाँ पे देखने को मिले। अगेन ये मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है आपके लिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट ना हूँ, और ना ही मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले, ट्रेड करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की आप सलाह लें। अगर आपने वीडियो देखा यहाँ तक, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।